हमने रंगोली और मांडने की जो बात करी है, इसी प्रकार एक और कला का स्वरूप है, वह है अल्पना। अल्पना बंगाल में प्रसिद्ध है। अल्पना शब्द संस्कृत के औलयेन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है लेप करना। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि ये कलात्मक चित्र शहर व गांव को धन धान्य से परिपूर्ण रखने में समर्थ होते हैं और अपने जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इसी दृष्टिकोण से अल्पना कला का धार्मिक और सामाजिक अवसर पर प्रचलन हुआ है। अल्पना गृह सज्जा की एक बहुत प्राचीन प्रथा रही है। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा से इसकी एक प्रचलित परंपरा दिखाई देती है। कामसूत्र में महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखा एक प्राचीन ग्रंथ, जो कि कामसूत्र के नाम से जाना गया, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें से एक अल्पना भी रही। उस समय लोगों का विश्वास था कि अल्पना की रचना करने से घर, शहर अथवा गांव धन समृद्धि से परिपूर्ण रहते हैं। उस प्रकार के कलात्मक चित्र अपने जादुई प्रभाव से कल्याणकारी वातावरण उत्पन्न करते हैं। इसी दृष्टिकोण से अल्पना का धार्मिक उत्सवों में प्रचलन हुआ है। इसी संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा ने सृजन के लिए आम के पेड़ का रस निकालकर उसी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, जिससे एक नारी आकृति बनी, जो कि सौंदर्यमयी थी, जिसे बाद में उर्वशी के नाम से जाना गया। ब्रह्मा द्वारा खींचे गए रेखा चित्र को अल्पना प्रारंभिक रूप माना जाता है। अल्पना का संदर्भ रामायण में भी मिलता है। जब सीता के विवाह मंडप का वर्णन हुआ, वहां अल्पना को भी बनाया गया। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार बंगाल की आधुनिक लोक कला, जिसका संबंध 500 वर्ष पूर्व की मोहनजोदाड़ो कला से भी रहा। एक अन्य बंगाली विद्वान गुरु सहाय दत्त भी कुमार स्वामी के मत से बिल्कुल पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि बंगाली स्त्रियों द्वारा अल्पना के माध्यम से या अल्पना के मध्य बनाए जाने वाला कमल का फूल मोहनजोदड़ो की कला में अंकित कमल का प्रतिरूप है। कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर की ओर शांति निकेतन स्थित है। यहाँ आचार्य अमरिंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ की कला भवन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में माना। अल्पना के लिए गौरी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि शांति निकेतन में अल्पना की जननी के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगी। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि अल्पना हमारी संस्कृति में ऑस्ट्रिक मुंडा प्रजाति से आई है। मुंडा प्रजाति हमारे देश में कहा जाता है कि आर्य से भी पहले रहती थी। इसके अतिरिक्त ऐसा भी माना जाता है कि परंपरागत बंगला लोक कला कृषि युग से प्रचलित थी। तत्कालीन युग में लोग ऐसा मानते थे कि अल्पना की रचना से जादुई प्रभाव समाप्त होकर कृषि में समृद्धि आती है तथा प्रेतात्माएं जो हैं वो भाग जाती हैं। वैसे बंगाल में फर्श पर किए धार्मिक चित्रण की परंपरा को अल्पना के नाम से जाना जाता है, परंतु उसकी परंपरा भारत के विविध राज्यों में थी, किंतु इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में सतिया, उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरिपन, आंध्र प्रदेश में मुग्गुल, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। पृथक पृथक राज्यों की काफी समानता भी है। साधारणतया अल्पना स्त्री समाज से संबंधित है। कहीं कहीं उनके द्वारा गाए गए गीतों की पंक्तियों के भाव भी अल्पना के रूपों में इंगित होते हैं। कुंवारी कन्याएं सुखद गृहस्थ जीवन की कामना हेतु अल्पना में श्रृंगार व गृहस्थी के विविध उपादानों जैसे कंघी, मछली, धान आदि का पूजन करती हैं। अल्पना का आलेखन मुख्य रूप से चावल के घोल से तैयार किया जाता है। इसके लिए पहले भीगे हुए चावल का घोल तैयार किया जाता है और अंगुलियों से स्त्रियां डिजाइन करती हैं। इसके अतिरिक्त सूखी पत्तियों से बने रंग, चारकोल, फूल, पत्तियां, दानों, दाल अथवा चावल
आदि से अल्पना की विविधता दर्शाई जाती है। अल्पना में स्त्रियां अनुपात या परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा सूर्य, सीढ़ी, लक्ष्मी के चरण, मछली, उल्लू, कमल, सिंदूर की डिब्बी आदि को बनाकर अपने विषय का तात्पर्य सिद्ध करती है। आधुनिक काल की अल्पना का प्रेरणा स्रोत शांति निकेतन की शैली रही है, जिसके अमूर्त रूप अलंकारिक शैली में धार्मिक विषयों को प्रदर्शित करते हैं। समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि वह अल्पना जो हिंदू धर्म से संबंधित थी, अन्य धर्मों से भी जुड़ गई है। ऐसा देखा गया है कि विवाहोत्सव अथवा किसी धार्मिक अवसर पर मुस्लिम जाति के लोग भी अल्पना बनाने लगे हैं। 21 फरवरी को ढाका में शहीद मीनार तथा सड़कों पर अल्पना का आलेखन बनाया गया था। अल्पना की ही तरह एक और कला है, वह है यूपी की या उत्तर प्रदेश की सांझी लीला। वास्तव में सांझी चित्र कृष्ण की उपासना हेतु उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। ब्रज की पवित्र भूमि कृष्ण के जीवन काल के प्रत्येक पल से संबंधित है। यहाँ के लोक जीवन की रचनाएं कृष्ण की बंसी की मधुर तान से प्रेरित आज भी कृष्ण का गुणगान करती है। 15वीं-16वीं शताब्दी में यहाँ जो वैष्णव मंदिर बने, उनमें कृष्ण की क्रीड़ा कलाकृतियों के रूप में साकार हुई। ब्रज के मंदिरों के ब्राह्मण पुजारियों द्वारा सांझी कला का बहुत सुंदरता से प्रभावपूर्ण अंकन प्राप्त होता है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में आज भी सांझी कला परंपरा अपने उच्च स्वरूप में दिखाई देती है। सांझी शब्द सज्जा, श्रृंगार, सजावट आदि शब्दों के समानार्थक है। कृष्ण देव की श्रद्धा हेतु सांझी की कलात्मक सज्जा विशिष्ट अवसरों पर की जाती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार या आधार पर ऐसा माना जाता है कि राधा अपने प्रिय कृष्ण को आकर्षित करने हेतु भित्तियों पर सांझी बनाया करती थी। सामग्री के रूप में वह धातु का पर्ण, मेटल फॉइल, रंगीन पत्थर, फूलों आदि का प्रयोग करती थी और गोबर से पुती दीवारों पर कलात्मक आलेखन बनाती थी। और राधा को देखकर दूसरी गोपियों ने भी इस प्रकार का आलेखन कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए बनाना प्रारंभ कर दिया था। ब्रज में बहुत से जो जाट परिवार हैं, यहाँ पर सांझी की परंपरा कुंवारी कन्याओं द्वारा की जाती है ताकि वे अपने प्रियतम को आकर्षित कर सके और उत्तम वर प्राप्त कर सके। राधा रमण मंदिर में शताब्दियों से गोस्वामी परिवार इस कला को प्रोत्साहन दे रहा है। आधुनिक युग में ये आज भी प्रचलित देखने को मिलती है। सांझी को शाम को आरती के समय अनवेल किया जाता है तथा कृष्ण के जीवन की घटनाओं से संबंधित कथाओं का भी वाचन होता है। प्रातःकाल सांझी हटा दी जाती है और दूसरी बनाई जाती है और सामग्री को यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। मंदिर का आकार बड़ा होने के कारण लगभग 8 पुजारी इसका कार्य करते हैं। सांझी लीला की विषय वस्तु के रूप में कृष्ण की विविध लीलाओं को श्रद्धालु कलाकारों ने दर्शाया है। कहीं कहीं कृष्ण राधा के प्रियतम के रूप में चित्रित किया जाता है, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी के रूप में, कहीं गोपियों के साथ महारास में संलग्न, तो कहीं वृंदावन के निकुंजों में राधा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते हुए। इस प्रकार सांझी लीला में कृष्ण के अनगिनत रूपों का परिचय हम देखते हैं। मथुरा के एक कलाकार लव कुमार सोनी को कमला देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिन्होंने राइस पेपर पर कपड़े पर सांझी बनाकर विशिष्ट सहयोग दिया। सांझी कला साड़ियों के बॉर्डर, मेहंदी की डिजाइन में तथा बिंदियों पर भी दिखाई देने लगी है। इसके अतिरिक्त सांझी लीला का आलेखन ग्रीटिंग कार्ड, लैंप शेड, कोस्टर और न जाने कितने उपकरणों पे हम देख सकते हैं। सांझी लीला के दृश्य के साथ साथ रंगोली के आलेखन भी बनाए जाते हैं, जिसमें ताजे फूल, रंगीन पत्थर, धातु पर्ण, शीशे के टुकड़े, रंगीन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कागज अथवा केले के पत्ते आधार स्वरूप प्रयुक्त किए जाते हैं। सांझी लीला बनाने वाले कलाकार अपने गुरु तथा ईश्वर की आराधना से कार्य का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्केचिंग की जाती है और फिर उसके बाद सावधानी से कागज में से आकृतियों को काटा जाता है और मुख्य विषय को
के मध्य रखा जाता है तथा चारों ओर फूलों के आलेखन किए जाते हैं। सांझी लीला को भूमि तथा किसी वेदिका पर ही बनाया जाता है।